हेलो एवरीवन। हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहे थे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसमें क्या क्या चीज़ आई, उसको क्यों बनाना पड़ा, क्या रीज़न था। आज हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो हमारा 2005 था उसमें जो सेक्शंस आए थे धारा के अनुसार उसके महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम देखते हैं। एग्ज़ाम में ये सब धारा याद नहीं करनी होती, सिर्फ इम्पोर्टेंट वाली ही कुछ याद करनी होती है, तो हम इम्पोर्टेंट ही करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। तो आज का हमारा क्या होगा, जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, क्या था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके अंतर्गत आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे इसके सेक्शंस, यानी कि कौन कौन से सेक्शन हैं। तो सबसे पहले ये आ जाती है कि ये बताओ कि किस में डिज़ास्टर की परिभाषा है, किस सेक्शन में डिज़ास्टर की परिभाषा है, और इसी के अंतर्गत हैज़र्ड मिटिगेशन, इन सब की व्याख्या भी है। और हैज़र्ड और मिटिगेशन, इनकी व्याख्या किसके अंतर्गत है, किस सेक्शन के अंतर्गत है, किस सेक्शन के अंतर्गत है, सेक्शन 2 के अंतर्गत आती है। यानी कि आपकी धारा 2 के अंतर्गत क्या आती है, आपकी डिज़ास्टर की परिभाषा। डिज़ास्टर क्या होता है, कहीं पर कोई आपदा आ पड़े उसको हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है। और इसकी परिभाषा आ जाए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में डिज़ास्टर की परिभाषा किस में है और हैज़र्ड मिटिगेशन, इन सब की व्याख्या किस में है, हम किस में कह देंगे, सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा है। फिर आ जाए आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत फिर हमारे कुछ गठन हुए थे, जैसे एनडीएमए का गठन हुआ था। एनडीएमए का गठन कब हुआ था, साथ में ही हो गया था 2005 में। ये किस सेक्शन के अंतर्गत आया था, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे पीएम। ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, ये आपका कौन सा है, ये आता है आपका सेक्शन 3, यानी कि धारा 3 के अंतर्गत आता है। फिर अगर हम बात करें धारा 6 की, यानी कि सेक्शन 6 की बात करें, तो सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 6 में है आपके एनडीएमए के कार्य, क्या है, एनडीएमए के कार्य की बात की गई है। कौन कौन से कार्य आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे राष्ट्रीय नीति बनाना, और कौन सा कार्य होता है हमारा एनडीएमए का, राष्ट्रीय योजना अप्रूव करना, और कौन सा कार्य होता है एनडीएमए का, दिशा निर्देश जारी करना। ये किस में आता है, आपके सेक्शन 6 में आता है। देखो सेक्शन 2 में क्या आता है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कर रहे हैं, फालतू की नहीं कर रहे, जो आपके एग्जाम में आई हैं और जो आगे आ सकती हैं सिर्फ हम वही करेंगे। सेक्शन 2 में क्या दिया गया है, डिजास्टर की आपकी परिभाषा दी गई है, हैज़र्ड मिटिगेशन, इन सब की व्याख्या की गई है। धारा 3 में क्या बोला गया है, एनडीएमए का गठन क्या हुआ, कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। फिर धारा 6 में आपका बताया गया है एनडीएमए के कार्य क्या हैं, कि क्या काम करता है एनडीएमए, जैसे राष्ट्रीय नीति बनाना, दिशा निर्देश जारी करना, राष्ट्रीय योजना को अप्रूव करना। फिर आती है कौन सी आपकी धारा 8, सेक्शन 8 में क्या बोला गया है, सेक्शन 8 में जो हमारा एनईसी था, एनईसी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति क्या थी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ठीक है, कि भाई इसकी सहायता एनडीएमए की, ये क्या करता है, एनडीएमए की ये सहायता करता है, कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है आपकी एनईसी की। एनईसी किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 8 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि भी जो हमारा एनईसी है, हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये एनडीएमए की सहायता करता है, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी क्या, धारा 10, कौन सी आ गई, धारा 10, यानी कि सेक्शन 10। सेक्शन 10 में हमारे इसी एनईसी के अधिकारों की बात की गई है। किन की बात की गई है, एनईसी के अधिकारों की बात की गई है। जैसे क्या अधिकार होते हैं इनके, आपदा के समय निर्देश जारी करना,
और क्या होते हैं, जैसे मंत्रालयों को आदेश देना, धारा 10 में क्या है हमारा, धारा 8 में जो आपका एनईसी है उस समिति का गठन, और धारा 10 में एनईसी के अधिकारों की बात की गई है। धारा 13 में क्या बात की गई है, अगर हम धारा 13 की बात करें, धारा 13 में किस चीज की बात की गई है, यानी कि सेक्शन 13 में किसकी बात की गई है, सेक्शन 13 में बात की गई है हमारे एनडीआरएफ की। किसकी बात की गई है, एनडीआरएफ की, जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। एक विशेष प्रशिक्षित बल का गठन किया गया, किसमें, धारा 13 में। और फिर हमारी जो सेक्शन 14 है, हमारा जो सेक्शन 14 कह लो, सेक्शन कह लो, धारा कह लो, एक ही बात होती है। सेक्शन 14 में किसका गठन है, एसडीएमए का गठन। इसका क्या है, गठन, और इसका क्या है, गठन। धारा 13 में एनडीआरएफ का गठन, और सेक्शन 14 में किसका गठन है, एसडीएमए का गठन। और हमें पता है एसडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे सीएम होते हैं। कौन होते हैं, सीएम। फिर अगर हम बात करें धारा 20 की, किसकी बात करें, धारा 20। धारा 20 में आपके बात की गई है राज्य कार्यकारी समिति की, यानी कि आपकी किसकी बात की गई है, एसईसी की बात की गई है। एसईसी, राज्य कार्यकारी समिति, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमीशन, ठीक है। फिर धारा 25 में किसकी बात की गई है, धारा 25 में बात की गई है डीडीएमए के गठन की। डीडीएमए का गठन, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे डीसीडीएम, ठीक है। और फिर बात किसकी की गई है, धारा 46 की। धारा 46 सेक्शन 46, इसमें बात की गई है जो आपका एनडीआरएफ फंड था, एनडीआरएफ फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है। फंड की बात किसमें की गई है, सेक्शन 46 में बात की गई है। धारा 48 में किसकी बात की गई है, एसडीआरएफ फंड की बात की गई है। और फिर देखिए जो हमारी धारा 51 से 60 है, इसके अंतर्गत किसकी बात की गई है, पनिशमेंट की बात की गई है, दंड प्रावधान की बात की गई है। जैसे अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको जेल या जुर्माना हो सकता है, झूठी चेतावनी फैलाने पर सजा हो सकती है, राहत कार्य में बाधा हो तो दंड दिया जा सकता है। दंड प्रावधान किसके अंतर्गत है, धारा 51 से 60 तक है। धारा 48 में किसकी बात की गई है, एसडीआरएफ के फंड की बात की गई है। धारा 46 में एनडीआरएफ फंड की बात की गई है। धारा 25 में डीडीएमए का गठन, धारा 20 में आपकी राज्य कार्यकारी समिति, सेक्शन 14 में एसडीएमए का गठन, सेक्शन 13 में एनडीआरएफ का गठन, सेक्शन 10 में एनईसी के अधिकार, सेक्शन 8 में एनईसी का गठन, सेक्शन 6 में एनडीएमए के कार्य आगे, सेक्शन 3 में एनडीएमए का गठन, और हमारा जो सेक्शन 2 है उसमें हमें डेफिनेशन दे रखी है डिजास्टर की, और सभी चीज़ों की हमें डेफिनेशंस दे रखी हैं, ठीक है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शंस। जैसे देखो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है, भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ। एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। डीडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे जिला कलेक्टर होते हैं। एनडीआरएफ किस धारा के अंतर्गत बना था, अब देखो एनडीआरएफ रिस्पांस फोर्स धारा 13 के अंतर्गत बना था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, 79 धाराएं हैं। इस चीज को भी लिख लो, ये मैंने लिखवाया नहीं आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, यानी कि टोटल धाराएं कितनी हैं, 79 है। कितनी है, 79 है, ठीक है। हो गया इतना आपका अच्छे से। चलो अब हम आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके मुकाबले जो हमारा एपिडेमिक डिजीज आया था, एक एक्ट आया था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, यानी कि जो महामारी एक्ट था, महामारी का भी अकाल कह दो, ठीक है। ये एक्ट आया था 1897 में, अंग्रेजों के टाइम पे आया था। कौन सा एक्ट आया था, हमारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट आया था। कौन सा आया था, एपिडेमिक डिजीज
एक्ट, ये कब आया था? ये आया था हमारा 1897 में, जब हमारा भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। और ये क्या था? ये ब्रिटिश काल का एक छोटा कानून था। क्या था ये? ब्रिटिश काल का एक छोटा सा कानून था। उसके बाद सीधा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। और इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें, ये तो इसका नेचर हो गया, प्रकृति कैसी है इसकी, भाई ब्रिटिश काल का एक छोटा सा कानून है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 आया था, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? केवल महामारी नियंत्रण, कि भाई सिर्फ महामारी पे नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आ जाए कि इसके अंतर्गत लागू एरिया कौन सा था, मतलब किन एरियाज में ये लागू हुआ था? सिर्फ जहां पर आपका रोग फैला है, संक्रामक रोग एरिया में ही। ठीक है, फिर बात आ जाए इसकी संरचना कैसी थी। इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना है, कोई इसमें आपकी स्थायी संस्था कुछ भी नहीं थी। जैसे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तो एनडीएम में हो गया, एसडीएम में हो गया, डीडीएम में हो गया, एनडीआरएफ हो गया, पर इसमें कोई भी संस्था नहीं थी, कोई भी संस्था नहीं थी। ठीक है, फिर इसके फंड की व्यवस्था कैसे थी? फंड कहाँ से आता था? यहाँ पर इसमें भी फंड की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर हम इसमें दंड प्रावधान की बात करें, दंड प्रावधान जैसे डीडीएम हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें दंड का प्रावधान कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 51 to 60 में है। वैसे ही इसमें क्या था? एक सीमित दंड था और कुछ नहीं था। क्या था इसमें? एक सीमित दंड था। इसको याद कर लेना क्योंकि करंटली ये पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या था? इस एक्ट से काफ़ी व्यापक और शक्तिशाली कानून है। अगर अब हम बात करें भारत में हुए कुछ डिजास्टर की, उनकी केस स्टडी करते हैं, कुछ डिजास्टर जो हुए थे। जैसे सबसे पहले हम केस स्टडी करते हैं, कौन सा, अलग अलग भी करेंगे और साथ में अभी भी कर लेते हैं। अगर अब हम केस स्टडी की बात करें कि क्या रीज़न था डीडी हमारा जो डीएम में आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, अगर हम इसमें केस स्टडी की बात करें तो सबसे पहला केस स्टडी हम कौन सा करते हैं? 2004 का करते हैं। कौन सा? जो हमारा इंडियन ओशन सुनामी था। कौन सा था? इंडियन। और भी केस स्टडी करेंगे उससे पहले के भी, पर अभी कर लो जो मैं करवा रही हूँ उतना। इंडियन ओशन सुनामी कब आया था? ये कब आया था? ये हमारा 2004 में आया था, हिंद महासागर में। किस डेट को आया था? ये आया था 26 दिसंबर 2004 को। कब आया था ये सुनामी? कब आई थी इंडियन ओशन सुनामी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। क्या कारण था इसके आने का? क्या रीज़न था? समुद्र के अंदर भूकंप आया था, भूकंप की वजह से ही सुनामी आती है भाई। तो हम क्या कह देंगे? समुद्र के अंदर भूकंप। ठीक है, कितने स्केल का भूकंप था ये? कितने रिएक्टर स्केल का था? तो अगर हम इसके रिएक्टर स्केल की बात करें तो इसका मेजरमेंट था, अप्रोक्सीमेट था आपका 9.1 के करीब। और किस किस एरिया प्रभावित हुआ था इसकी वजह से? इसकी वजह से जो भी हमारा ये कोस्टल एरिया था ये कंप्लीट ही प्रभावित हो गया था। जैसे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हमारा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? क्या राजधानी है भाई? पोर्ट ब्लेयर है। अगर हम बात करें इसमें नुकसान क्या क्या हुआ था, जो हमारा इंडियन ओशन सुनामी 2004 आया था, 26 दिसंबर को आया था, जिसमें भूकंप की मेजरमेंट 9.1 थी और जिसका प्रभावित क्षेत्र आपका तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश था। इसमें नुकसान क्या हुआ था? भारत के लगभग 10,000 प्लस लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। इसके अंतर्गत लाखों लोग बेघर हो गए थे, भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। इसके सामने कमियां क्या आई? अगर हम इसकी कमियों की बात करें कि क्या कमियां थी,
कमियां क्या सामने आई, या ये कह दो कमियां सामने आई। कौन कौन सी कमियां सामने आई थी? सबसे पहला तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं था इससे पहले, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम कब मजबूत बनाया गया? हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया उसके बाद। बट ये डिजास्टर कब आ गया था? उससे 1 साल पहले आ गया था। तो इस टाइम पे क्या नहीं था? हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो था ही नहीं। अर्ली वार्निंग सिस्टम था ही नहीं, ठीक है। रेस्क्यू में देरी की गई। रेस्क्यू में क्या की गई? देरी की गई। कोऑर्डिनेशन कमजोर था, रिलीफ व्यवस्था असंगठित थी। तो इसका परिणाम क्या निकला? यहीं से हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसको बनाने का कारण मुख्य यही बना था। ये हमारा डिजास्टर 2004 का इंडियन ओशन का जो 26 दिसंबर 2004 को आया था भूकंप की वजह से। भूकंप की वजह से ही आती है सुनामी। अगर हम बात करें हरियाणा में डिजास्टर मैनेजमेंट की, अब हम किसकी बात करते हैं? अगर हम हरियाणा में बात करें, हरियाणा में डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसे हमारी हरियाणा की प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी है? पहले तो हरियाणा की आपदा बताओ। हरियाणा में कौन कौन सी आपदा आती है? एक तो बाढ़ आता है यमुना क्षेत्र और घग्गर एरिया में। यमुना नदी का एरिया हो गया और घग्गर नदी का एरिया हो गया यहाँ पे। फिर हमारे और क्या पड़ता है? हमारे भाई सूखा पड़ता है साउथ साइड, हरियाणा के साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में। हीट वेव, लू चलती हैं, लू आती हैं। और जैसे हमारे फरीदाबाद गुरुग्राम में औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं भाई हमारे फरीदाबाद और गुरुग्राम स्पेशली। ठीक है। और हमारे सड़क दुर्घटना तो भाई पूरे भारत में होती है, तो हरियाणा में भी ये चीज़ तो है ही, सड़क दुर्घटना होगी। ठीक है। हरियाणा में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर अब हम बात करें किसकी? हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, हरियाणा में आपदा प्रबंधन की संरचना क्या है? तो सबसे पहले एक चीज की गई। क्या हरियाणा में जब इसकी स्टार्टिंग की गई तो क्या किया गया? एक आपका जैसे एनडीएमए का गठन किया गया, वैसे ही हरियाणा में किसका गठन किया गया? HSDMA का गठन किया गया। HSDMA, SDMA क्या था? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी था। तो इसके आगे H लग गया तो हम क्या कह देंगे? हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका गठन किया गया हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष वही आपके सीएम होंगे। कौन होंगे? सीएम होंगे। और इसके अंतर्गत और कौन कौन काम करेगा? जैसे हमारी SEC थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करेगी। ये काम करेगी। और इसी के अंतर्गत हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं DDMA। DDMA का भी गठन इसी के अंतर्गत किया गया था। हरियाणा में अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख उपाय क्या क्या हैं? अगर हम हरियाणा में बात करें तो ये क्या उपाय लेके आए थे? जैसे फ्लड कंट्रोल सिस्टम लेके आए। क्या लेके आए? फ्लड कंट्रोल सिस्टम। और क्या क्या था आपका? हीट वेव एक्शन प्लान लेके आए। हीट वेव एक्शन प्लान लाया गया इसके अंतर्गत। और क्या लाया गया? मॉक ड्रिल्स करवाई गई। और क्या था? स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाए गए। और हमारे SDRF की तैनाती की गई, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तैनाती। ठीक है, ये किया गया।
हम बात करें हरियाणा में आपदा प्रबंधन की व्याख्या कैसे करेंगे, तो हम सीधा कह देंगे कि हरियाणा राज्य में आपदा प्रबंधन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत की गई राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण जो हमारा HSDM में कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य करता है। राज्य में बाढ़, सूखा, हीट वेव और औद्योगिक दुर्घटनाएं बहुत प्रमुख आपदाएं हैं। इनके नियंत्रण हेतु क्या क्या स्टार्ट किया गया, जैसे हमारा मॉक ड्रिल हो गया, चेतावनी प्रणाली हो गया, और आपका राहत शिविरों की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से हरियाणा में आपदा प्रबंधन एक संगठित प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अब हम आगे बात करते हैं कि ये बताओ डिजास्टर मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है। हमने टाइप देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है। डिजास्टर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। वैसे आप 3 टाइप भी इसमें लिख सकते हो, आजकल तो 3 टाइप में भी आ सकते हैं। एक सेकेंड रुकना भाई। ठीक है, जो हमारे आपदा के प्रकार हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वैसे 2 टाइप बोलते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका हो गया प्राकृतिक, एक हमारा हो गया कौन सा, मानव जनित। ठीक है, मानव जनित बोल देते हैं या मैन मेड बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड डिजास्टर। और वैसे आपका एक तीसरा भी होता है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारा जैविक आपदाएं, जिसको हम बायोटिक भी बोल देते हैं, जैविक आपदाएं। तीसरा कौन सा हो गया, जैविक आपदा। पर जैविक आपदा को हम ये देखते हैं कि उसको है ना मानव जनित में ही काउंट करते हैं, पर मानव जनित में ये काउंट नहीं होना चाहिए मैन मेड में, क्योंकि कहीं पे महामारी आ गई, जैसे कोविड-19 आ गया, कुछ भी आया, वो एक क्या है, वो एक जैविक आपदा है। तो जैविक आपदा को हमेशा अलग ही लिखना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये बताओ कि हमारे जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है प्राकृतिक आपदाओं में? प्राकृतिक आपदाओं में हम बात करते हैं किसकी, भूगर्भीय आपदाएं। इसमें पहला ए टाइप आ जाता है क्या, आपके भूगर्भीय आपदाएं। कौन सी आ गई, भूगर्भीय आपदाएं। भूगर्भीय आपदाएं कौन सी होगी, हमारी भूगर्भीय। अब देखो, भूगर्भ, भू क्या होता है, पृथ्वी, गर्भ क्या होता है, पृथ्वी के अंतर। गर्भ क्या होता है, अगर आप प्रेगनेंसी को समझोगे, वो क्या होता है, गर्भ धारण करना, यानी कि एक फीमेल के स्टमक में बच्चे का आना। वैसे ही भूगर्भ, भूगर्भीय का मतलब क्या हो गया, धरती के अंदर क्या है। भूगर्भीय आपदाएं कौन सी हैं, डिजास्टर्स कौन से हैं, हमारे इंटरनल डिजास्टर कौन से हैं पृथ्वी के अंदर। तो देखो, पृथ्वी के अंदर अगर भूगर्भीय आपदाओं की बात करें तो उसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहला तो हमारा भूकंप ही आएगा। भूकंप आता है, भूकंप के टाइम पे ही क्या आती है, ज्वालामुखी आती है। ज्वालामुखी के ही टाइम पे हमारा क्या आती है, सुनामी आती है। सुनामी ही, और फिर दूसरी क्या होती है, भूस्खलन। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे भूगर्भीय आपदाओं में आते हैं। अगर हम इसकी बी कैटेगरी की बात करें तो वो आ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि जलवायु संबंधी, जलवायु कह दो या मौसम संबंधी आपदा। मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी आपदा में आप क्या कह दोगे, ये कौन सी आपदाएं होती हैं, जलवायु और मौसम संबंधी आपदाएं हमारी। जैसे चक्रवात आ गया भाई, क्या आ गया, चक्रवात हो गया। आपकी तेज बारिश आ गई जिसकी वजह से बाढ़ आ गई, बारिश ही नहीं जिसकी वजह से सूखा पड़ गया। ठीक है, ओले गिर गए, ओलावृष्टि होगी। ठीक है, हीट वेव होगी। और क्या आ गया, शीतलहर आ गई। ये क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी जलवायु संबंधी आपदाएं। और भूगर्भित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन। वैसे ही अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत एक और हमारी सी कैटेगरी कौन सी आ जाती है, जैविक आपदा। कौन सी आ गई, जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं कौन सी होगी हमारी, जैसे महामारी आ गई, कोई संक्रामक रोग आ गया है,
फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो कोविड-19, ठीक है। अगर अब हम बात करें सेकंड कौन सी थी हमारी, मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर, अगर हम मैन मेड डिजास्टर की बात करें, मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानव निर्मित आपदाएं, ठीक है। सबसे ज्यादा आज के दिन तो इन्हीं की वजह से आपदाएं आ रही हैं। ये आपदाएं किस वजह से आती हैं, मानव की लापरवाही या तकनीकी कारणों से होती हैं। कौन सी हमारी मानव निर्मित आपदाएं किस वजह से होती हैं, मानव की लापरवाही या कोई तकनीकी डिफॉल्ट आ जाए, फॉल्ट आ जाए, उसकी वजह से होती है हमारी मैन मेड डिजास्टर। जैसे इसमें अगर हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, औद्योगिक आपदाएं। क्या कर सकते हैं, औद्योगिक आपदाएं। औद्योगिक आपदाओं में क्या क्या चीज आ जाएंगी, खुद बताओ। औद्योगिक में क्या आ सकता है, कहीं गैस रिसाव हो गया, कहीं पे रासायनिक विस्फोट हो गया, और क्या हो सकता है, फैक्ट्री में आग लग गई भाई, फैक्ट्री में आग। और क्या हो सकते हैं, फिर बी कैटेगरी हम क्या कह सकते हैं, बी कैटेगरी के अंतर्गत हम ले सकते हैं परमाणु आपदाएं। परमाणु आपदाएं, जो ये परमाणु आपदाएं हैं ये कौन सी होती हैं भाई, ये तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, हमारे जो परमाणु संयंत्र दुर्घटनाएं हो जाती हैं, परमाणु संयंत्र दुर्घटनाएं, ठीक है। सी कैटेगरी में हम क्या ले सकते हैं, परिवहन दुर्घटना, परिवहन दुर्घटनाएं में जैसे कोई रेल दुर्घटना हो गई, और हमारी हवाई जहाज दुर्घटना होगी कोई, या आपके सड़क हादसे हो गए। आतंकवादी घटनाएं भी तो मैन मेड ही होती हैं। आतंकवादी घटनाएं भी क्या होती हैं, मैन मेड ही होती हैं, अपने आप तो होती नहीं, नेचुरल तो होती नहीं आतंकवादी घटनाएं। आतंकवादी घटनाएं ये भी क्या होती हैं, मैन मेड डिजास्टर होता है ये। जैसे कहीं बम विस्फोट हो गया, ठीक है, हिंसक हमले हो गए, ये किस में आते हैं, आपके आतंकवादी घटनाओं में आते हैं। फिर हमारे जो थर्ड कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है, पर्यावरणीय आपदाएं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिजास्टर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसे ये ना मैन मेड और ये मिक्स होता है, मैन मेड और हमारा जो नेचुरल डिजास्टर होता है उसका कॉम्बो होता है ये, पर हमने इसको अलग कैटेगरी में ही रख दिया, एनवायरमेंटल डिजास्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय आपदाएं। इनके बारे में भी, सबके बारे में खुल के लिखेंगे, खुल के काम करेंगे, सब खुल के पढ़ेंगे। मतलब इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, जैसे भाई डिफोरेस्टेशन हो गया, वनों की कटाई होगी, और भूमि क्षरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न संकट, ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे एनवायरमेंटल डिजास्टर में। किस में आते हैं, ये हमारे एनवायरमेंटल डिजास्टर में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न कोई संकट आ जाए, प्रदूषण, भूमि क्षरण, वनों की कटाई। अगर हम एग्जाम्पल देखें कुछ डिजास्टर के भारत में, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो, जैसे 2001 में आया था आपका क्या, गुजरात भूकंप आया था। कब आया था, 2001 में आया था। फिर 2004 में अभी हम करके आए हैं इंडियन ओशन सुनामी, यानी कि हिंद महासागर सुनामी। जैसे 2013 में आया था आपका उत्तराखंड बाढ़, केदारनाथ बाढ़ भी आई थी भाई, केदारनाथ बाढ़ के नाम से फेमस है ये, उत्तराखंड बाढ़ आई। फिर 2020 में हमारा क्या आ गया, कोविड-19 आ गया।
कोविड-19 महामारी आ गई, तो अगर हम चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, आपदा के प्रकार कैसे होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और जैविक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित और जैविक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी हमने ये डिजास्टर देखे हैं, चाहे इसमें आपका प्राकृतिक आ गया, हमारा जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, बाढ़, सूखा, हीट वेव, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे।